गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आप सभी का स्वागत करती हूँ। वसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे जब चारों तरफ आपके फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, जाहिर है कि फूलों की बात की जाए तो आज बात गार्डनिंग एस्थेटिक्स में फूलों की। आज कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स ना केवल देखने में उनके फ्लावर खूबसूरत होते हैं बल्कि उनके प्लांट्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ये आपको अप्रैल के एंड तक अगर 6 से 8 घंटे की धूप मिले तो मैक्सिमम फ्लावर्स आपको देते हैं। इनकी साज संभाल यानी कि केयर बहुत आसान है और मैं आज आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से इनकी केयर करें जिससे कि आपको अप्रैल के एंड तक इनको पर्याप्त संख्या में फूल मिलते रहें। उसके साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरह से नेक्स्ट सीज़न के लिए इनके सीड्स को आप कलेक्ट करें सो दैट कि आपके अगली सीज़न में आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स मिल सकें। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। आज मैं अपने फेवरेट 4 स्प्रिंग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करूंगी। जेरेनियम, नास्टर्शियम, प्रिमरोज और रेननक्यूलस। जेरेनियम एक बेहद खूबसूरत स्प्रिंग फ्लावरिंग प्लांट है। सीड्स के थ्रू और कटिंग्स के थ्रू आप इसको आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप इनको ग्रो बैग्स में नर्सरी से भी ला करके अपने घर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए एक बेहद ही आइडियल प्लांट है। इसकी 2 वैरायटी होती हैं। एक क्रीपर वैरायटी तो हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही खूबसूरत लगती है और आप देखेंगे ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप कभी जाइए तो देखिए वहाँ के लोगों की बालकनीज़ में ये प्लांट ऑलमोस्ट एवरी सेकंड बालकनी में आपको ये प्लांट मिलेगा। और इसका कारण ये है कि ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बंचेस में खिलते हैं और अगर एक अच्छा हेल्दी प्लांट हो जाए, अच्छे से ग्रो कर जाए तो उसमें कम से कम 8-10 बंचेस इसकी दिखाई देती हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये लंबे समय तक बने रहते हैं इसके फ्लावर्स, इस लिहाज से भी ये एक अच्छा आइडियल हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इसके लिए आपको एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें आप सैंड, नॉर्मल पॉटिंग सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर और अगर आपको कि यहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है तो थोड़ी क्वांटिटी में कोकोपीट, इनका एक मिक्सचर तैयार करके आप इसके लिए पॉटिंग सॉइल यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट इसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके पॉटिंग सॉइल में अच्छी तादाद में होगा तो वो इस प्लांट को ग्रो करने में और उसकी फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। जब आप नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर की फर्स्ट वीक में इसको लाते हैं या कटिंग्स के थ्रू लगाते हैं तब इसमें थोड़े दिन के लिए आप इसके अगर बर्ड्स आ रही हों तो उनको रिमूव करते रहें सो दैट ये प्लांट को बुशी होने का, ग्रो होने का और बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि फ्लावरिंग काफ़ी सारा न्यूट्रिशन ले लेती है, इसलिए प्लांट जो है वो घना नहीं हो पाता है। तब उस समय आप इनके फ्लावर्स को हटा दें। फिर जैसे जैसे सीज़न आता जाएगा तैसे तैसे प्लांट आपका ग्रो करता जाएगा और उसमें फिर ज़्यादा मात्रा में कलियाँ आने लगेंगी और फ्लावर ज़्यादा आने लगेंगे। इसके फ्लावर्स 5 पेटल वाले छोटे फ्लावर्स होते हैं जो एक साथ 8 से 10 और कभी कभी तो एक बंच में 20, 22, 25, 30 तक फ्लावर खिलते हैं। जितना आपका प्लांट हेल्दी होगा उतने ही उसकी फ्लावर के बंचेस अच्छे और घने होंगे। और ये प्लांट का जो क्रीपर वैरायटी है वो हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छी लगती है और नीचे की तरफ इसके ट्रेल्स आ जाते हैं और देखने में अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है। लगाने के बाद इसमें रेगुलरली हर 10वें-12वें दिन आपको थोड़ी बहुत कोई ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए जो इसके फ्लावरिंग में और इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। इसके अलावा आप जब शुरुआत में इसको लगाएं तो लगाने के 10-12 दिन बाद आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में NPK डाल सकते हैं जिससे कि प्लांट में लीव्स या फोलिएज की ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीव्स और स्टेम्स और ब्रांचेस हो जाएंगी उतना ही पीक सीज़न में हमको ये फ्लावर्स मिलेंगे। जेरेनियम हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए मुझे तो सबसे मुफीद प्लांट लगता है
क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है बास्केट्स में वो बहुत ही फुल और बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके बास्केट्स इतने रिच और इतने विजुअली इम्पैक्टफुल लगते हैं कि आपने अगर जिस स्पेस में इसको लगाया हो ये स्पेस को गुलजार कर देता है। बस इनके संग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक तो टाइम टू टाइम इनके स्पिंट फ्लावर्स को रिमूव करते रहें। वो इससे प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा और ब्लूम जो है वो रेगुलरली आती रहेंगी और ब्लूम जो है रिच और हैवी बनी रहेंगी। दूसरी बात एक जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है कि ये प्लांट को मॉइस्चर पसंद है। सीड्स के लिए स्पेंट फ्लावर को ना हटाएं और उनको उसी पे ड्राई होने दें प्लांट पे ही। और ऐसा आप इनिशियल जो आपके ब्लूम्स होते हैं उनके साथ कर सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए उनको सन ड्राइड होने दें प्लांट पे ही, और जब ये सीड्स सन ड्राई हो जाएं तब इन सीड्स को, क्योंकि इसके सीड्स काफ़ी छोटे होते हैं, तो इन सीड्स को किसी प्लेट में या पेपर पे कलेक्ट करके और फिर उनको अच्छे किसी फंजीसाइड स्प्रे करके ड्राई होने रख दें और बाद में उनको किसी एयर टाइट कंटेनर या पाउच में सील करके और अगले सीज़न के लिए इनको रख लें। अगले सीज़न में जब आप इनके सीड्स को लगाएं तो उसको किसी अच्छे रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट और कोकोपीट के मिक्सचर में उन सीड्स को सो करें और किसी डार्क एरिया में रख दें। जब सीड्स जर्मिनेट होने लगे तब उनका सन से एक्सपोजर कराएं। इसके जो सीड्स होते हैं वो देखने में छोटे कलौंजी के सीड्स के जैसे दिखाई देते हैं और काफ़ी बारीक होते हैं, इसलिए इनको केयरफुली आपको रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। ऐसा करके आप अगले सीज़न में इन प्लांट्स को खुद के घर पे खुद से तैयार कर सकते हैं और जिससे आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी प्लांट्स तैयार कर पाएंगे और ये आपको एक जो हैप्पीनेस देता है वो फिर आपको ख़रीद के लाए हुए प्लांट नहीं देते हैं। प्लांट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये और फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह इसको बहुत हार्ड धूप की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी कम धूप में भी ये प्लांट अच्छे से बना रहता है और आप जब इसको किसी ऐसे एरिया में जहाँ 4-5 घंटे की धूप होती है लगाते हैं तो भी ये प्लांट ठीक से फ्लावरिंग करता है। इसलिए जिनकी बालकनीज़ में 4-5 घंटे की धूप आती है वो भी अपने हैंगिंग पॉट्स में या बालकनी में कंटेनर्स में इस प्लांट को लगा सकते हैं और ये प्लांट वहाँ पे भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अच्छे ब्लूम के लिए इसमें पोटाश और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करें। एगशेल और बनाना पील का घर पे बना हुआ फर्टिलाइज़र भी डाइल्यूट करके इनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेस्टर्शियम तो इतना प्यारा प्लांट है कि आप देखिए, मुझे तो हमेशा ही इसके फूल से ज़्यादा इसकी लीव्स अट्रैक्टिव लगती हैं और लोटस लीव्स के शेप की इसकी लीव्स इतनी प्यारी लगती हैं कि अगर इस प्लांट में फूल नहीं भी है तो भी ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसकी लीव्स इतनी खूबसूरत होती हैं। नेस्टर्शियम एक एडिबल प्लांट होता है। इसके फ्लावर्स को और इसके लीव्स को बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पे लोग एज अ सैलड यूज़ करते हैं और सैलड्स की गार्निशिंग के लिए भी और डिफरेंट डिशेस की गार्निशिंग के लिए भी बहुत सारी जगहों पे इस प्लांट को यूज़ किया जाता है और इसका जो टेस्ट होता है वो बड़ा पेपरिश और टेस्ट होता है। हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए ये प्लांट आइडियल है और इस प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नेग्लिजिबल है। इनफैक्ट अगर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया या ज़्यादा केयर कर दी तो मे बी ये प्लांट में फ्लावर कम हो और लीव्स ज़्यादा हो जाएं। इसलिए इस प्लांट को अच्छे से फ्लावरिंग के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं है। पानी भी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप इसको तब पानी डालें जब आपको लगे कि इसकी लीव्स जो है वो थोड़ी मुरझा सी रही हैं, तब आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दें। उसके बाद फिर इसको आप अगले कुछ दिनों के लिए इसमें वाटरिंग को भूल जाएं। जितनी कम वाटरिंग होगी उतना ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा और इसमें भी येलो और ऑरेंज के और मरून के बहुत सारे शेड्स इसमें अवेलेबल हैं। आप उनको लगा सकते हैं। इवन ये आपकी जो गार्डन की बेड्स होती हैं उनमें लगाने के लिए भी एक अच्छा प्लांट है। कई बार अगर आप दिल्ली में और रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि इवन रोड साइड में डिवाइडर्स पे और रोड साइड पार्क्स में भी आपको ये काफ़ी लगा हुआ दिखाई देगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक बार आपने इसका सीड अगर लगा दिया, ये सीड्स के थ्रू लगता है, एक बार आपने इसका सीड लगा दिया तो इस प्लांट को फिर कहीं नहीं जाना है। अगले साल उसी जगह पे सीज़न आने पर वो जो सीड्स गिरे होते हैं वो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं और उनसे आपको नए प्लांट मिल जाते हैं। इसलिए ये
एक परमानेंट प्लांट हो जाता है। बेसिकली आपका जब सीज़न ख़त्म होने लगता है तो ये प्लांट ख़राब होता है, जिसकी वजह से आप इसको अपने गार्डन से रिमूव कर देते हैं। मगर इसके सीड्स जो मिट्टी में पड़े हैं वो साल भर तक, अगले सीज़न तक सुरक्षित बने रहते हैं। आप देखिए मेरे हाथों में ये जो फ्लावर ख़त्म स्पेंड हो जाने के बाद ये जो पोर्शन बचा है, यही नेस्टर्शियम के सीड हैं। और अगर आपको इनके सीड्स कलेक्ट करने हो तो इनको ड्राई होने तक इनके प्लांट के साथ इनको अटैच रहने दें। जब ये प्लांट में नेचुरली ड्राई हो करके और पूरी तरह से ये सीड्स पक जाएं, तब आप इनको निकाल करके और अगले सीजन के लिए सेफ रख सकते हैं। सीड्स का जो शेप होता है और उनकी हार्डनेस होती है, वो कुछ आप जब उनको देखेंगे तो वो रुद्राक्ष बीड की तरह होते हैं, मगर इनका जो कलर होता है वो लाइट होता है, वाइटिश या पेलिश होता है। और इन सीड्स को अगर आप दिसंबर की फर्स्ट वीक में मिट्टी में लगा दें और बहुत ज़्यादा एक बार पानी डाल करके छोड़ दें और दोबारा वाटरिंग तब करें जब वो सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएं। फिर उसके बाद नॉर्मली इस प्लांट को डायरेक्टली उसी जगह सो कर देते हैं जहाँ पे हमें इसको लगाना होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार ट्रांसफ़र करने में ये प्लांट उतना कई बार मर जाता है या ख़राब हो जाता है। इसलिए बेटर ये है कि आप इसको उन बास्केट्स में लगा दें जिनमें आपको डायरेक्टली इनको लगाना है, या उस जगह बेड में लगा दें इनके सीड्स जहाँ पे आपको डायरेक्टली इनको सो करना है, वहीं पे सो कर दें और वहीं पर ये प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इस प्लांट को आप बास्केट्स में, पॉट्स में और गार्डन बेड्स में लगा सकते हैं। बस आपको इनकी देखभाल करने के लिए ये करना होगा कि फ्लावरिंग के लिए प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे और स्पेस बना रहे। और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद है और कम से कम इसके अच्छे ब्लूम के लिए आपको इसको एक ऐसी जगह पे प्लेस करना होगा जहाँ पे कम से कम 6 से 8 घंटे की बढ़िया शाइनी चमकदार धूप इनको मिलती हो। और आपको इन प्लांट्स में वाटरिंग के लिए, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं नहीं चल रही हैं, गर्मी नहीं अभी तक आई है, इनफैक्ट अप्रैल के मंथ के पहले तो एक बार 2 दिन में एक बार वाटरिंग काफ़ी है, मगर अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो जाने के बाद अगर आप इनको बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इनको दोनों टाइम इनके प्लांट में वाटरिंग करनी चाहिए। थोड़ी बहुत खाद या ऑलमोस्ट अगर खाद नेग्लिजिबल भी है, फर्टिलाइज़र नेग्लिजिबल भी है, तो भी ये प्लांट जो है इतने हार्डी होते हैं और इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इतनी मिनिमल होती है कि आप इनमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे तो भी ये अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इनकी सॉइल में सैंडी लोमी सॉइल हो, सो दैट कि उसमें वाटर जो है वो किसी भी तरह से मॉइस्चर रिटेन न करे और जल्दी सूख जाती हो। वो इन प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और इनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लांट को अगर आप बास्केट्स में लगाते हैं या किसी ऊंचे स्पेस में लगा देते हैं तो इसकी जो शाखाएं होती हैं, इसकी जो लताएं होती हैं वो नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं और ये एक बहुत अच्छा लैंडस्केप बनाती हैं। और ऑलमोस्ट आप देखिए कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो ही अपने आप में इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि इतना आई कैचिंग और इतना खूबसूरत ये प्लांट लगता है। और अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप बहुत सारा टाइम नहीं लगा सकते हैं गार्डनिंग में या अपने प्लांट की केयर में, तो आपके लिए विंटर्स में लगाने के, स्प्रिंग्स में लगाने के लिए बेसिकली ये एक आइडियल फ्लावरिंग प्लांट है जिसको लगा करके आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लांट आपको मायूस नहीं करता है। बिना किसी देखभाल के, बिना किसी रख रखाव के ये अनलिमिटेड फ्लावरिंग करता है। इसके फ्लावर कई दिनों तक बने रहते हैं और उसके बाद आप आराम से इनके सीड्स को कलेक्ट करें। सीड्स के लिए मैं हमें एक एडवाइस देना चाहूँगी कि हमें हमेशा जब हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स कलेक्ट करते हैं तो हमको जो फर्स्ट ब्लूम होता है उसको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जो हेल्दीएस्ट सीड्स होते हैं वो फर्स्ट ब्लूम के जो सीड्स होते हैं प्लांट की, वो हेल्दीएस्ट सीड्स होते हैं। उनकी जर्मिनेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी मैक्सिमम होती है। इसलिए शुरुआत के 2, 4, 6, 10 फूल जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने फूलों को आप नहीं हटाएं, उनको सीड को बनने दें। प्रिमरोज़ या प्राइम्यूला, नर्सरी वाले इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राइम्यूला कहते हैं। प्रिमरोज़ एक बहुत ही खूबसूरत छोटा फ्लावरिंग प्लांट है जो नीचे नीचे स्प्रेड होता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये प्लांट बंचेस में इसमें फ्लावर्स होते हैं।
और धीरे धीरे करके 2, 3, 4, 6 करके वो फ्लावर्स बढ़ते जाते हैं और अल्टीमेटली एक बुके के जैसा, एक फ्लावर पॉट में लगे हुए फ्लावरिंग अरेंजमेंट के जैसा फील देता है ये प्लांट। इसके फ्लावर्स भी बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, पिंक, फुशिया, पर्पल, मोव, रेड, ऑफ वाइट, येलो, बहुत सारे बर्गेंडी, बहुत सारे कलर में ये फ्लावर्स अवेलेबल हैं और आप इनको लगा सकते हैं। और ख़ासकर अगर आपको बेड्स में बॉर्डरिंग के लिए लगाना हो तो ये आइडियल है, क्योंकि इसकी हाइट भी ऊंची नहीं होती है और ये बहुत अच्छे से बॉर्डर्स को बनाते हैं। तो आप इनको अपने गार्डन में एज अ बॉर्डरिंग प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको लगाने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जब आप इनके प्लांट्स को लगाएं तो जो प्लांट का क्राउन पोर्शन है वो मिट्टी के अंदर ना जाए। प्लांट जो है मिट्टी के ऊपर रहे, सिर्फ उसकी रूट्स नीचे रहें। लीव्स के साइड में जो क्राउन पोर्शन है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसके नीचे ही सॉइल रहनी चाहिए। ऊपर रहने पर ये प्लांट मर सकता है और इसमें फ्लावरिंग भी उतनी अच्छी नहीं होगी और बहुत सारे चांसेस होते हैं। ज़्यादातर प्लांट अगर क्राउन पे मिट्टी चली गई तो ये मर जाता है। वाटरिंग करते समय भी यही ध्यान देना है कि नीचे की साइड वाटरिंग करें। प्लांट के ऊपर, प्लांट के बीच में, उसके क्राउन पोर्शन में पानी जाने से ये प्लांट सड़ सकता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा तेज़ डायरेक्ट धूप में मत रखें। हालांकि इसको 6 से घंटे की कम से कम सनलाइट की तो ज़रूरत है, मगर रिलेटिवली शेडेड एरिया में ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से ब्लूम करता है, क्योंकि तेज़ धूप या डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। और इसलिए आप इसको एक ऐसे एरिया में, या आपकी जब बैल्कनीज़ वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कई घंटों की धूप ना रहती हो, 4-5 घंटे की ही धूप रहती हो, उन जगहों पे ये अच्छे से ग्रो होता है और अच्छे से ब्लूम करता है। वहाँ पे आप इनको लगा सकते हैं। इस प्लांट को भी आप जब लगाएं तो इसकी सॉयल ऑर्गेनिक मैन्योर के संग मिक्स करके वेल ड्रेन्ड सॉयल लगाएं। और इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, इसलिए ऐसी कोशिश करें कि इसकी मिट्टी ड्राई ना होने पाए, नम बनी रहे। मगर अगर आपने इनको प्लास्टिक के पॉट्स में लगाया हुआ है तो फिर वाटरिंग का ध्यान रखें, क्योंकि नीचे उनमें एज़ यूजुअल, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, प्लास्टिक के पॉट में नीचे पानी इकट्ठा होने लगता है और ऊपर से हमें लगता है कि प्लांट ड्राई हो रहा है, मिट्टी सूख गई है, मगर अंदर काफ़ी मॉइस्चर रहता है जो रूट्स को जो है वो ख़राब करने लगता है। इसलिए इनकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और बाकी के सीज़न में आप इनको और लिक्विड मैन्योर, ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर ही दें, उससे ये प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा। रेननक्यूलस मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसको सामान्य नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बटरकप्स या इंग्लिश बटरकप्स भी कहते हैं। और ये बाहर के देशों में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस कट फ्लावर्स में से एक है। इसको बुकेज में, फ्लावर पॉट्स में बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। और ये एक थी रोज़ से मिलती जुलती शक्ल वाला इसका फूल होता है। ऑलमोस्ट अगर आपने प्लांट नहीं देखा है तो कई बार आप रोज़ की कुछ एक वैरायटी के फ्लावर्स इससे इतने सिमिलर होते हैं कि आप इसको रोज़ समझने की भूल भी कर सकते हैं। और हालांकि इसकी लीव्स जो होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं और बेसिकली ये गाजर की लीफ से मिलती जुलती होती हैं। हालांकि कुछ वैरायटी की लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती हैं और थोड़ी डिफरेंट होती हैं, मगर ऑलमोस्ट इसकी जो लीव्स होती हैं वो गाजर की लीव्स की जैसी ही होती हैं। और ये प्लांट आप बल्ब से इसको ग्रो कर सकते हैं और नवंबर एंड में, दिसंबर की फर्स्ट वीक में इसके बल्ब आप सो कर दें अगर, तो इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। जब आप बल्ब लगाते हैं तो वाटरिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी सॉयल बहुत ज़्यादा वेट नहीं होनी चाहिए और इसको बहुत वेट सॉयल या नमी पसंद नहीं है। एक बार जब बल्ब ग्रो कर जाते हैं और प्लांट निकल आते हैं तब फिर बहुत ज़्यादा पानी से ना इनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और आप इनको फिर कहीं भी रख सकते हैं। मगर ये एक सन लविंग फ्लावर है और इसकी फ्लावरिंग के लिए इसको खूब तेज़ बढ़िया धूप चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप तो मस्ट है। और अगर अच्छी धूप मिलती है तो ये प्लांट मैच्योर हो जाने के बाद बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और ब्लूम करता है। और इसके जो बल्ब्स होते हैं वो बर्ड्स के क्लॉज की तरह से देखने में होते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत फूल है जो कि पीच, पिंक, मजेंटा, ऑरेंज, रेड, बर्गंडी, येलो
ऑफ वाइट, आइवरी, बहुत सारे शेड्स में ये आपको मिलता है। और अगर आपने इसको अच्छे पॉट में लगा रखा है जहाँ पे इसको प्रॉपर स्पेस मिलता है फैलने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है और अगस्त के एंड तक फ्लावरिंग करेगा। बस आप मार्च के मिड में आप इसको एक ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ धूप तो आती हो मगर इस पर डायरेक्ट हवा नहीं आए, क्योंकि गर्म जो हवा होती है वो इस फूल के लिए नुकसानदायक होती है, इसको नुकसान पहुंचाती है। और इसके लिए भी आपको सॉयल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सॉयल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें सैंड और ऑर्गेनिक मैन्योर और नॉर्मल सॉयल का मिक्सचर होना चाहिए। उसमें कोकोपीट या कोई भी मॉइस्चर रिटेनिंग कंपाउंड नहीं यूज़ करें, क्योंकि इसकी रूट्स को मॉइस्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। और गर्मियों में तो आपको इसको मिड फरवरी के बाद से, लेट फरवरी से आपको इसको रेगुलर वाटरिंग इसको चाहिए ही चाहिए। आपको इसको एक टाइम सुबह के वक्त पानी डालना होगा। और जैसे जैसे आप मार्च के बाद तो कई बार आपको इसमें दोनों टाइम पानी डालना पड़ सकता है, तब ये प्लांट आपका अप्रैल के एंड तक फ्लावरिंग आराम से देता रहता है। और नेक्स्ट सीज़न के लिए अगर आपको इसके बल्ब सेव रखने हैं तो आपको इनके बल्ब्स को, जब ये प्लांट स्पेंड होने लगे, फिनिश होने लगे, इसमें फ्लावरिंग ख़त्म होने लगे, तो इस प्लांट के बल्ब्स को आप निकाल लें। उन बल्ब्स को आप 2-3 दिन धूप में रख के अच्छे से सुखा लें और उस पर किसी अच्छे फंजीसाइड का सॉल्यूशन का स्प्रे करके फिर इसको एयर टाइट किसी छोटे प्लास्टिक के बॉक्स में या फिर पाउचेस में एयर टाइट इसको रखें। फिर नेक्स्ट सीज़न में आप लेट नवंबर में, दिसंबर की फर्स्ट वीक में इसको वापस ज़मीन में मिट्टी में लगा दें, और जिससे आपके नए प्लांट्स फिर से तैयार हो जाएंगे। रेननक्यूलस को भी जब आप लगाएं तो इसमें अच्छा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैन्योर डालें, और काउडंग मैन्योर भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और लीफ मैन्योर भी डाल सकते हैं। और इनमें जब जैसे जैसे सीज़न बढ़ता जाए तो 3-4 दाने DAP के आप यूज़ कर लें, और या फिर जब इनमें बर्ड्स फॉर्म होने लगे उस समय अगर आप इनमें आधा चम्मच हर प्लांट में पोटाश यूज़ कर लें, उससे फ्लावरिंग अच्छी होगी। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट कि आगे के अपडेट्स आपको मिलें। मेरे इस वीडियो को आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप उनके साथ शेयर करें और हम अपनी फैमिली को इस तरह से बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।